अध्याय 5 दम पिशाच। टॉम ने अगली सुबह हैरी को पोपली मुस्कान और एक कप चाय के साथ जगाया। हैरी ने कपड़े पहने। अभी हैरी नाखुश हेडविग को पिंजरे में जाने के लिए मना ही रहा था कि रॉन उसके कमरे में घुस आया। वह अपने सूती स्वेटर में सिर घुसाकर उसे पहनने की कोशिश कर रहा था और चिड़चिड़ा रहा था। उसने कहा, हम जितनी जल्दी ट्रेन में पहुंच जाएं उतना ही अच्छा है। कम से कम हॉगवर्ट्स में तो मैं पर्सी से दूर रह सकता हूं। अब वह मुझ पर यह इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड पेनीलोप क्लियरवाटर की फोटो पर चाय फैला दी है। चाय फैलने के कारण उसकी नाक बदसूरत हो गई है, इसलिए पेनीलोप ने अपना चेहरा फ्रेम के नीचे दबा लिया है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, हैरी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, लेकिन तभी फ्रेड और जॉर्ज ने बाधा डाल दी, जो पर्सी को दोबारा गुस्सा दिलाने के लिए रॉन को बधाई देना चाहते थे। वे लोग नाश्ता करने के लिए नीचे गए, जहां मिस्टर वीजली त्योरियां चढ़ाकर दैनिक जादूगर का पहला पेज पढ़ रहे थे और मिसेस वीजली हरमाइनी व जिनी को प्रेम के उस काढ़े के बारे में बता रही थीं जो उन्होंने किशोरावस्था में बनाया था। वे तीनों बार बार जोर जोर से हंसती जा रही थीं। तुम क्या कह रहे थे? बैठने के बाद रॉन ने हैरी से पूछा। बाद में बताऊंगा, हैरी बुदबुदाया, क्योंकि उसी समय पर्सी अंदर आ गया था। स्टेशन के लिए निकलने की हड़बड़ी में हैरी को रॉन या हरमाइनी से बातें करने का कोई मौका नहीं मिल पाया। वे सब अपने संदूक रिश्ती कढ़ाई की संकरी सीढ़ियों से नीचे लाकर दरवाजे के पास रखने में बहुत व्यस्त थे। हेडविग और पर्सी का उल्लू हरमीज अपने अपने पिंजरों के ऊपर बैठे थे। संदूकों के ढेर के पास बेंत की बनी एक छोटी टोकरी रखी थी जो जोर जोर से हिल रही थी। हरमाइनी उस टोकरी के पास जाकर मीठी आवाज में बोली, सब ठीक है क्रुक्शैंक्स, मैं तुम्हें ट्रेन में बाहर निकाल दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, रॉन ने तुरंत कहा। बेचारे स्कैबस का क्या होगा? उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, जहां का उभार यह बता रहा था कि स्कैबस उसकी जेब में था। मिस्टर वीजली बाहर खड़े होकर मंत्रालय की कारों का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अंदर झांक कर कहा, कारें आ गई हैं, हैरी आ जाओ। वहां पर दो पुराने जमाने की गहरे हरे रंग की कारें थीं, जिन्हें हरे मखमली सूट पहने रहस्यमयी दिखने वाला जादूगर चला रहे थे। मिस्टर वीजली हैरी को पहली कार की तरफ ले गए। अंदर चलो हैरी, मिस्टर वीजली ने भीड़ भरी सड़क पर इधर उधर देखते हुए कहा। हैरी कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही समय बाद हरमाइनी, रॉन और पर्सी भी आकर उसके पास बैठ गए। पर्सी के बैठने के कारण रॉन थोड़ा परेशान दिख रहा था। नाइट बस की यात्रा की तुलना में हैरी को किंग्स क्रॉस स्टेशन तक की यात्रा बहुत सामान्य लगी। जादू मंत्रालय की कारें बिल्कुल साधारण दिखती थीं, लेकिन हैरी ने देखा कि वे इतनी कम जगह में से निकल सकती थीं जिसमें से वर्नॉन अंकल की कंपनी की नई कार निश्चित रूप से नहीं निकल सकती थी। वे जब किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन छूटने में 20 मिनट का समय बचा था। मंत्रालय के ड्राइवर उनके लिए ट्रॉली ले आए और उनके संदूक उतार दिए। फिर उन्होंने अपने हैट छूकर मिस्टर वीजली का अभिवादन किया और वापस चल दिए। हैरी ने देखा कि वे ट्रैफिक लाइट्स के लिए रुकी हुई कारों के बीच से होते हुए सबसे आगे पहुंच गए। मिस्टर वीजली स्टेशन के अंदर जाते समय पूरे रास्ते हैरी से सट कर चलते रहे। उन्होंने चारों तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, चूंकि हम लोग ज्यादा हैं इसलिए हम दो दो करके बैरियर पार करेंगे। सबसे पहले मैं और हैरी जाते हैं। मिस्टर वीजली हैरी की ट्रॉली को प्लेटफॉर्म नंबर 9 और प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बीच बने बैरियर की तरफ धका रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रुचि इंटरसिटी 125 में है, जो उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आई थी। हैरी को इशारा करते हुए वे बैरियर की तरफ झुक गए। हैरी ने भी उनकी नकल की। अगले ही पल वे ठोस धातु के बैरियर को पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंच गए थे। वहां पर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। उसका भाप का लाल इंजन प्लेटफॉर्म पर धुआं उड़ा रहा था। प्लेटफॉर्म पर जादूगरों और जादूगरनियों की भीड़ लगी थी, जो अपने बच्चों को ट्रेन में बैठाने आए थे। पर्सी और जिनी अचानक हैरी के पीछे से निकल कर आए। वे हाँफ रहे थे। जाहिर था उन्होंने दौड़कर बैरियर पार किया था। वो रही पेनीलोप, पर्सी ने अपने बाल संवारते हुए कहा।
उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। तत्काल जिनी की नजरें हैरी से मिलीं और वे दोनों ही अपनी हंसी छिपाने के लिए पलटे जब पर्सी लंबे घुंघराले बालों वाली एक लड़की की तरफ जाने लगा। उसने अपना सीना फुला रखा था ताकि वह लड़की वहां पर लगे चमकदार बैज को देख ले। हरमाइनी और वीजली परिवार के बाकी लोग भी जब उनके पास आ गए तो हैरी और मिस्टर वीजली ट्रेन के आखिरी सिरे की ओर जाने के लिए सबसे आगे आगे चलने लगे। बीच के सभी कंपार्टमेंट खचाखच भरे थे। उन्हें एक ऐसा डिब्बा दिख गया जो काफी खाली दिख रहा था। उन्होंने उसमें अपने संदूक लादे तथा हेडविग का पिंजरा और क्रुकशैंक्स की टोकरी रखी। उसके बाद वे मिस्टर और मिसेस वीजली से विदा लेने के लिए बाहर आ गए। मिसेस वीजली ने सबसे पहले अपने सभी बच्चों को चूमा, फिर हरमाइनी को और सबसे अंत में हैरी को। उन्होंने हैरी को गले भी लगाया, जिससे वह थोड़ा शर्मा गया, लेकिन सच तो यह था कि उसे बहुत अच्छा लगा था। फिर मिसेस वीजली ने हैरी से कहा, अपना ख्याल रखना, ठीक है हैरी? उनकी आंखों में अजीब चमक थी। इसके बाद वे अपने बड़े हैंडबैग को खोलते हुए बोली, मैंने तुम सब के लिए सैंडविच बना दिए हैं। ये रहे रॉन, नहीं इसमें कॉर्न बीफ नहीं है। फ्रेड कहां है? ये रहे बेटे। मिस्टर वीजली ने धीमे से कहा, हैरी जरा 1 मिनट यहां आना। उन्होंने अपना सिर हिलाकर एक खंभे की तरफ इशारा किया। हैरी उनके साथ उस खंभे के पीछे गया। बाकी सब लोग मिसेस वीजली के चारों तरफ खड़े थे। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मिस्टर वीजली ने तनाव भरी आवाज में कहा। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर वीजली, हैरी बोला। मैं पहले से ही जानता हूं। तुम जानते हो? तुम कैसे जानते हो? मैंने कल रात को आपकी और मिसेस वीजली की बातें सुन ली थीं। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे सुने बिना नहीं रहा गया। हैरी ने तत्काल यह भी जोड़ दिया, सॉरी। तुम्हें सारी बातें बताने के लिए मैंने यह तरीका नहीं चुना होता, मिस्टर वीजली ने चिंतित दिखते हुए कहा। नहीं, दरअसल यह सबसे अच्छा तरीका था। इस तरह से आपने फज से किया वादा भी नहीं तोड़ा और मैं सच्चाई भी जान गया। हैरी, तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा। नहीं, हैरी ने गंभीरता से कहा। मिस्टर वीजली के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने आगे कहा, यह सच है, मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट से ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता, है ना? वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनकर मिस्टर वीजली भय से चौंक गए, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। हैरी, मैं जानता था कि तुम मजबूत मिट्टी के बने हो और फज तुम्हें ख्वामखा कमजोर समझता है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, लेकिन आर्थर! बच्चों को ट्रेन पर चढ़ाते हुए मिसेस वीजली चिल्लाईं, आर्थर, तुम क्या कर रहे हो? ट्रेन बस जाने ही वाली है। वह आ रहा है मॉली, मिस्टर वीजली ने कहा, लेकिन वे फिर से हैरी की तरफ मुड़े और ज्यादा धीरे परंतु जल्दी जल्दी बोले, सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे यह वादा करो कि मैं अच्छे बच्चे की तरह महल में ही रहूंगा। हैरी ने उदासी से कहा, नहीं, यह नहीं। मिस्टर वीजली इस वक्त जितने गंभीर लग रहे थे उतने पहले कभी नहीं थे। हैरी, कसम खाओ कि तुम ब्लैक की तलाश में नहीं जाओगे। हैरी घूरता रह गया। क्या? एक जोरदार सीटी बजी। गार्ड ट्रेन के डिब्बों के दरवाजे बंद कर रहे थे। मुझसे यह वादा करो हैरी, मिस्टर वीजली अब और भी जल्दी जल्दी बोल रहे थे, कि चाहे जो हो जाए। हैरी ने हैरानी से कहा, जो मुझे मारना चाहता है मैं उसकी तलाश क्यों करूंगा? कसम खाओ कि तुम चाहे कुछ भी सुन लो। आर्थर, जल्दी! मिसेस वीजली चिल्लाईं। ट्रेन धुआं छोड़ते हुए चलने लगी। हैरी अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ भागा। रॉन ने दरवाजा खोल दिया और एक तरफ हो गया ताकि हैरी अंदर आ सके। वे खिड़की से बाहर झांकते रहे और मिस्टर तथा मिसेस वीजली की तरफ हाथ हिलाते रहे जब तक कि ट्रेन मोड़ पर नहीं मुड़ गई और वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। जब ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई तो हैरी ने रॉन और हरमाइनी से बुदबुदा कर कहा, मुझे तुम दोनों से अकेले में कुछ कहना है। कहीं और जाओ जिनी, रॉन बोला। यह तो बहुत बढ़िया व्यवहार है, जिनी ने चिढ़कर कहा और पैर पटकती हुई चली गई।
हैरी, रॉन और हरमाइनी गलियारे में आगे आ गए और किसी खाली कंपार्टमेंट की तलाश करने लगे। ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सभी कंपार्टमेंट भरे थे। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था। खिड़की के पास एक आदमी बैठा था और वह सो रहा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक पल के लिए कंपार्टमेंट के दरवाजे पर ही ठिठक गए। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में आमतौर पर विद्यार्थी ही बैठा करते थे। इसमें उन्होंने भोजन की ट्रॉली धकेलने वाली जादूगरनी के सिवाय किसी वयस्क को पहले नहीं देखा था। अजनबी ने जादूगरों का बहुत ही गंदा दुशाला पहन रखा था, जिस पर कई जगह पैबंद लगे थे। वह बीमार और थका हुआ लग रहा था। हालांकि वह युवा था, लेकिन उसके हल्के भूरे बालों में कुछ सफेद बाल भी साफ नजर आ रहे थे। तुम्हें क्या लगता है यह कौन हो सकता है? रॉन ने कहा, जब उन्होंने कंपार्टमेंट में बैठकर उसका दरवाजा बंद किया और वे जाकर खिड़की से सबसे दूर की सीटों पर बैठ गए। प्रोफेसर आर.जे. ल्यूपिन, हरमाइनी ने तत्काल धीमी आवाज में कहा। तुम यह बात कैसे जानती हो? उनके सूटकेस पर लिखा है, हरमाइनी ने जवाब दिया और उस व्यक्ति के ऊपर रखे सामान की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा पुराना सूटकेस रखा था, जो बहुत सी रस्सियों से बंधा था। उसके एक कोने पर उखड़ते हुए अक्षरों में प्रोफेसर आर.जे. ल्यूपिन नाम लिखा था। क्या पता वे क्या पढ़ाएंगे? रॉन ने प्रोफेसर ल्यूपिन के पीले चेहरे को देखते हुए त्योरी चढ़ाकर कहा। साफ जाहिर हरमाइनी फुसफुसाई, हमारे यहां सिर्फ एक ही टीचर की जगह खाली है ना? गुप्त कलाओं से रक्षा। हैरी, रॉन और हरमाइनी पहले ही गुप्त कलाओं से रक्षा के 2 टीचर्स से पढ़ चुके थे। दोनों ही सिर्फ 1 साल रुके थे। ऐसी अफवाह थी कि यह पद शापित है। मुझे आशा है कि उनमें यह काम करने की योग्यता होगी, रॉन ने संदेह भरे स्वर में कहा। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा मंत्र उनका काम तमाम कर देगा, है ना? खैर, वह हैरी की ओर मुड़ा। तुम हमें क्या बताने वाले थे? हैरी ने मिस्टर और मिसेस वीजली की बहस के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके अलावा उसने उन्हें मिस्टर वीजली की चेतावनी के बारे में भी बताया। उसकी बात पूरी होने पर रॉन स्तब्ध था और हरमाइनी ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए थे। उसने आखिरकार यह कहने के लिए अपना हाथ नीचे किया, सीरियस ब्लैक तुम्हारा पीछा करने के लिए भागा है? ओह हैरी, तुम्हें सचमुच बहुत सावधान रहना होगा। किसी मुश्किल में मत फंसना हैरी। मैं मुश्किल में नहीं फंसता हूं, हैरी उत्तेजित होकर बोला। आमतौर पर मुश्किल मुझे ही फंसा देती है। अगर हैरी उस वहशी दरिंदे को ढूंढने जाए जो उसे मार डालना चाहता है, तो हैरी से बड़ा मूर्ख कौन होगा? रॉन ने कांपते हुए कहा। हैरी को जितनी आशा थी, उनकी प्रतिक्रिया उससे कहीं अधिक बुरी थी। ब्लैक से जितना वह डर रहा था, उससे ज्यादा रॉन और हरमाइनी डर रहे थे। कोई भी नहीं जानता है कि वह अज़्काबान से कैसे भागा है, रॉन परेशान होते हुए बोला। उसके पहले वहां से कोई नहीं भाग पाया था। देखने वाली बात यह है कि ब्लैक की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया था और उस पर बहुत सख्त पहरा रहता था। लेकिन वे उसे पकड़ लेंगे, है ना? हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। मेरा मतलब है, मगलू भी तो उसे ढूंढ रहे हैं। वह कैसी आवाज है? रॉन ने अचानक पूछा। कहीं एक हल्की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने कंपार्टमेंट में चारों तरफ देखा। फिर रॉन ने कहा, यह आवाज तुम्हारे संदूक से आ रही है हैरी। रॉन उठकर हैरी के संदूक के पास पहुंचा। एक पल बाद उसने हैरी के दुशालों के बीच से मुखबिर यंत्र को बाहर निकाला। यंत्र रॉन के हाथ में बहुत तेजी से घूम रहा था और तेजी से चमक रहा था। क्या यह मुखबिर यंत्र है? हरमाइनी ने रुचि लेते हुए कहा और उसे ज्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए खड़ी हो गई। हाँ, पर ध्यान रखना यह सस्ता वाला है, रॉन बोला। जब मैं हैरी के पास भिजवाने के लिए इसे एरल के पैर पर बांध रहा था, तो यह चकर घिन्नी बन गया था। क्या तुम उस समय कोई गलत काम कर रहे थे? हरमाइनी ने समझदारी से पूछा। नहीं तो हाँ, शायद मुझे एरल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तुम तो जानती हो वह लंबी यात्रा करने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं हैरी का तोहफा उस तक और कैसे पहुंचाता? जब मुखबिर यंत्र ज्यादा तेजी से सीटी बजाने लगा तो हैरी ने सलाह दी, इसे फिर संदूक में रख दो, वरना इसकी आवाज सुनकर वे जाग जाएंगे। उसने प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ इशारा किया।
रॉन ने मुखबिर यंत्र को वर्नॉन अंकल के पुराने गंदे मोजों में ठूंस दिया, जिसकी वजह से आवाज धीमी हो गई। फिर रॉन ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। हम हॉग्समीड में इसकी जांच करवा लेंगे, रॉन ने दोबारा बैठते हुए कहा। फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे बताया है कि वहां पर दरविश एंड बैंजेस में जादुई उपकरण मिलते हैं। हॉग्समीड के बारे में तुम कितना जानते हो? हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा। मैंने पढ़ा है कि ब्रिटेन में यह एकमात्र मगलुविहीन गांव है। हाँ सही है, रॉन ने सामान्य लहजे में कहा, लेकिन मैं इस वजह से वहां नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो हनी ड्यूक्स में जाना चाहता हूं। वह क्या है? हरमाइनी ने पूछा। मिठाई की दुकान, रॉन ने कहा और उसके चेहरे पर सपनीला भाव तैर गया। जहां हर चीज मिलती है, चटपटे शैतान जिन्हें खाने के बाद मुंह से धुआं निकलता है, और बहुत मोटी चोको बॉल्स जिनमें स्ट्रॉबेरी और क्रीम के टुकड़े भरे रहते हैं, और शक्कर की बहुत बढ़िया कलमें जिन्हें आप क्लास में बैठकर मुंह में रखकर चूस सकते हैं। कोई देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप लिखने के लिए कुछ सोच रहे हों। हॉग्समीड बहुत दिलचस्प जगह है ना? हरमाइनी ने उत्सुकता से आगे कहा। जादूगरी के ऐतिहासिक स्थल में लिखा है कि यह सराय 1612 के पिशाच विद्रोह का मुख्यालय थी और चीखती हवेली को ब्रिटेन की सबसे ज्यादा शापित इमारत माना जाता है। और बड़ी शरबत बॉल्स जिन्हें चूसते समय आप जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ जाते हैं, रॉन बोला। यह स्पष्ट था कि वह अपने ही ख्यालों में खोया था और उसने हरमाइनी का एक भी शब्द नहीं सुना था। हरमाइनी ने घूमकर हैरी को देखा। स्कूल के बाहर जाकर हॉग्समीड में घूमना कितना अच्छा रहेगा, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, हैरी ने भारीपन से कहा। जब तुम घूम लो तो मुझे आकर बता देना। क्या मतलब है तुम्हारा? रॉन ने पूछा। मैं नहीं जा सकता। डर्सली दंपति ने मेरे अनुमति पत्र पर साइन नहीं किए हैं और फज ने भी मना कर दिया। रॉन दहशत में दिखने लगा। तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं मिली? लेकिन कोई बात नहीं, मैकगोनागल या कोई और तुम्हें अनुमति दे देगा। हैरी ने खोखली हंसी निकाली। प्रोफेसर मैकगोनागल गरुड़ द्वार की प्रमुख थीं और बहुत सख्त थीं। यहां हम फ्रेड और जॉर्ज की मदद ले सकते हैं। उन्हें महल से बाहर निकलने का हर खुफिया रास्ता मालूम है। रॉन, हरमाइनी ने तेजी से कहा, मुझे लगता है कि जब तक ब्लैक खुला घूम रहा है तब तक हैरी को स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है जब मैं मैकगोनागल से अनुमति मांगूंगा तो वे भी यही कहेंगी, हैरी ने कटुता से कहा। रॉन उत्साह भरी आवाज में हरमाइनी से बोला, लेकिन अगर हम उसके साथ रहेंगे तो ब्लैक की हिम्मत नहीं होगी। ओह रॉन, बकवास मत करो, हरमाइनी ने पलट कर कहा। ब्लैक भीड़ भरी सड़क पर लोगों की हत्या कर चुका है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि हमारे साथ होने के कारण वह हैरी पर हमला नहीं करेगा? यह बोलते समय वह क्रुकशैंक्स की टोकरी की रस्सी खोल रही थी। उसे बाहर मत निकालना, रॉन ने कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रुकशैंक्स टोकरी से बाहर कूद गई। उसने अंगड़ाई ली, फिर जम्हाई ली और इसके बाद रॉन के घुटनों पर छलांग लगा दी। रॉन की जेब कांपने लगी। रॉन ने गुस्से से क्रुकशैंक्स को दूर हटा दिया। दूर रहो, हरमाइनी गुस्से में बोली। रॉन, ऐसा मत करो। रॉन पलटकर जवाब देने वाला था, तभी प्रोफेसर ल्यूपिन हिले। उन लोगों ने डर कर उनकी तरफ देखा, लेकिन प्रोफेसर ल्यूपिन ने सिर्फ अपना सिर घुमाकर दूसरी तरफ किया। उनका मुंह थोड़ा खुल गया और वे सोते रहे। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस लगातार उत्तर दिशा में चलती जा रही थी। बाहर अब जंगल था। आसमान में घने बादल होने के कारण अंधेरा घिरने लगा था। विद्यार्थी उनके कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास से आ जा रहे थे। क्रुकशैंक्स एक खाली सीट पर बैठ गई। बहरहाल उसका चेहरा अब भी रॉन की तरफ था और उसकी पीली आंखें रॉन की ऊपरी जेब पर टिकी थीं। 1 बजे मोटी जादूगरनी भोजन की ट्रॉली लेकर कंपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उन्हें जगा देना चाहिए? रॉन ने प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ अजीब तरह से देखते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि उन्हें भोजन की जरूरत होगी। हरमाइनी सावधानी से प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ बढ़ी। प्रोफेसर, उसने कहा। माफ कीजिए प्रोफेसर। वे जरा भी नहीं हिले। चिंता मत करो बच्चों, जादूगरनी ने हैरी को बहुत से कड़ाही केक देते हुए कहा।
अगर जागने पर उन्हें भूख लगे तो मैं सबसे आगे वाले डिब्बे में बैठी हूं। मुझे लगता है वे सो रहे हैं, रॉन ने धीमे से कहा जब जादूगरनी ने कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया। मेरा मतलब है, वे मर तो नहीं गए हैं? नहीं नहीं, उनकी सांसें चल रही हैं, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। फिर उसने वह कड़ाही केक ले लिया जो हैरी उसकी तरफ बढ़ा रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन का साथ भले ही आनंददायक न हो, लेकिन कंपार्टमेंट में उनकी उपस्थिति फायदेमंद जरूर थी। दोपहर ढलने के बाद जैसे ही बारिश होने लगी और बाहर की पहाड़ियां धुंधली लगने लगीं, उन्हें गलियारे में एक बार फिर कदमों की आवाज आई। दरवाजे पर उनके सबसे कम प्रिय 3 लोग खड़े थे, ड्रेको मैल्फॉय और उसके चमचे विंसेंट क्रैब तथा ग्रेगरी गॉयल। ड्रेको मैल्फॉय और हैरी में तभी से दुश्मनी थी जब वे हॉगवर्ट्स की अपनी पहली ट्रेन यात्रा के दौरान मिले थे। मैल्फॉय नाग शक्ति में था। उसका चेहरा पीला, नुकीला और व्यंग्यात्मक था। वह नाग शक्ति की क्विडिश टीम का खोजी था, जबकि हैरी गरुड़द्वार की टीम का खोजी था। क्रैब और गॉयल का जन्म तो जैसे मैल्फॉय का कहना मानने के लिए ही हुआ था। वे दोनों ही मोटे और ताकतवर थे। दोनों में क्रैब ज्यादा लंबा था। उसके बाल कटोरा छाप शैली में कटे थे और उसका गला बहुत मोटा था। गॉयल के बाल छोटे तथा कड़क थे और उसके हाथ गोरिल्ले की तरह लंबे थे। मैल्फॉय ने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए अपने परिचित धीमे अंदाज में कहा, देखो तो सही कौन है, पॉटी और वीजल। क्रैब और गॉयल दैत्यों की तरह हंसने लगे। मैंने सुना है तुम्हारे पिता को आखिरकार गर्मियों में कुछ पैसे मिल गए थे वीजली, मैल्फॉय ने कहा। कहीं तुम्हारी मां सदमे से मर तो नहीं गई? रॉन इतनी जल्दी खड़ा हुआ कि उसने क्रुकशैंक्स की टोकरी फर्श पर गिरा दी। प्रोफेसर ल्यूपिन ने खर्राटा लिया। वह कौन है? ल्यूपिन को देखते ही मैल्फॉय एक कदम पीछे हट गया। नहीं टीचर, हैरी ने कहा, जो इसलिए खड़ा हो गया था कि शायद उसे रॉन को रोकने की जरूरत पड़े। तुम क्या कह रहे थे मैल्फॉय? मैल्फॉय की पीली आंखें सिकुड़ गईं। वह इतना बेवकूफ नहीं था कि किसी टीचर की नाक के नीचे लड़ाई शुरू करे। चलो, उसने क्रैब तथा गॉयल से कहा और वे गायब हो गए। हैरी और रॉन दोबारा बैठ गए। रॉन अपने हाथ मलने लगा। मैं इस साल मैल्फॉय की बकवास सहन नहीं करूंगा, उसने गुस्से में कहा। मैं सचमुच सहन नहीं करूंगा। अब अगर उसने मेरे परिवार के बारे में एक भी गलत बात कही तो मैं उसके सिर को पकड़ूंगा और... रॉन ने हवा में एक हिंसक मुद्रा बनाई। रॉन, हरमाइनी ने फुसफुसाकर प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ इशारा किया। सावधान। लेकिन प्रोफेसर ल्यूपिन अब भी गहरी नींद में थे। जब ट्रेन उत्तर दिशा में और आगे बढ़ी तो बारिश तेज हो गई। खिड़कियां अब बिल्कुल भूरे रंग की हो गई थीं। बाहर इतना अंधेरा हो गया था कि ट्रेन के गलियारों में और ऊपर सामान रखने वाली जगह के पास लालटेन जलने लगी। ट्रेन हिल रही थी। बारिश शोर मचा रही थी। हवा गरज रही थी, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर ल्यूपिन सोते रहे। हम अब पहुंचने ही वाले होंगे, रॉन ने झुककर प्रोफेसर ल्यूपिन के पास वाली अंधेरे में डूबी खिड़की को देखते हुए कहा। अभी ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि ट्रेन धीमी होने लगी। बहुत बढ़िया, रॉन ने उठते हुए और प्रोफेसर ल्यूपिन के पास से गुजरते हुए कहा। बाहर देखने की कोशिश करते हुए वह बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं दावत में पहुंचना चाहता हूं। हम अभी वहां नहीं पहुंच सकते, हरमाइनी ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। तो फिर ट्रेन क्यों रुक रही है? ट्रेन और धीमी होती गई। इंजन की आवाज धीमी होने लगी। खिड़की पर बारिश और हवा के थपोलों की आवाजें तेज हो गईं। हैरी दरवाजे के सबसे करीब बैठा था। वह गलियारे में देखने के लिए उठकर खड़ा हुआ। पूरे डिब्बे में उत्सुक बच्चों के सिर कंपार्टमेंट्स में से बाहर झांक रहे थे। ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई और दूर से आती धम्म और भट्ट की आवाज ने उन्हें बताया कि कई कंपार्टमेंट्स में ऊपर रखा सामान गिर गया था। फिर बिना किसी चेतावनी के सभी बत्तियां बंद हो गईं और घुप अंधेरा हो गया। क्या हो रहा है? हैरी को पीछे से रॉन की आवाज सुनाई दी। आउच! हरमाइनी ने सिसकारी भरी। रॉन, तुम मेरे पैर पर चढ़ गए हो।
हैरी ने दोबारा अपनी सीट तक पहुंचने का रास्ता खोजा। कहीं ट्रेन खराब तो नहीं हो गई? क्या पता। चूं चूं जैसी आवाज आई। हैरी को रॉन की काली आकृति दिखी। वह खिड़की को साफ करके बाहर देख रहा था। रॉन बोला, बाहर कुछ हिल रहा है, मुझे लगता है ट्रेन में कोई चढ़ रहा है। तभी उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा अचानक खुला और कोई हैरी के पैरों को कुचलता हुआ गिर गया। माफ करना, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? आउच, सॉरी। हेलो नेविल, हैरी ने कहा। उसने अंधेरे में टटोला और नेविल का चोगा पकड़कर उसे उठा लिया। हैरी, क्या यह तुम हो? क्या हो रहा है? क्या पता, बैठ जाओ। एक तेज म्याऊं और दर्द भरी चीख सुनाई दी। नेविल ने क्रुकशैंक्स पर बैठने की कोशिश की थी। मैं ड्राइवर से पूछ के आती हूं कि क्या हो रहा है, हरमाइनी की आवाज आई। वह हैरी के पास से गुजरी। एक बार फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। ठीक उसी समय धड़ाम की आवाज के साथ दो लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। कौन है? कौन है? जिनी? हरमाइनी, तुम क्या कर रही हो? मैं रॉन को ढूंढ रही थी। अंदर आ जाओ। यहां नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। यहां मैं बैठा हूं। आउच, नेविल बोला। शांत। अचानक एक भर्राई हुई आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर ल्यूपिन आखिरकार जाग गए थे। हैरी को उनकी दिशा से कुछ हलचल सुनाई दी। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। फिर एक हल्की कड़ाक की आवाज आई और कंपार्टमेंट में रोशनी हो गई। प्रोफेसर ल्यूपिन की हथेली में आग की लपटें थरथरा रही थीं। लपटों में उनका थका भूरा चेहरा चमकने लगा, लेकिन उनकी आंखें सतर्क और सावधान थीं। जहां हो वहीं रहो, उन्होंने उसी भर्राई आवाज में कहा। इसके बाद धीरे धीरे वे अपने पैरों पर खड़े हुए और अपनी हथेली की लपटों को अपने सामने रखकर चलने लगे। लेकिन ल्यूपिन दरवाजे तक पहुंच पाते इससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर ल्यूपिन के हाथ की थरथराती लपटों में चोगा पहने हुए एक आकृति दिखी, जो इतनी लंबी थी कि उसका सिर ट्रेन की छत को छू रहा था। उसका पूरा चेहरा नकाब के पीछे छिपा था। हैरी की आंखें उसके शरीर पर नीचे की तरफ गईं और उसने जो देखा उसे कंपकंपी छूट गई। चोगे से एक चमकता हुआ गंदा और पपड़ीदार पतला सा हाथ बाहर लटक रहा था, जैसे कोई मुर्दा हाथ पानी में गल गया हो। वह हाथ उसे सिर्फ एक पल के लिए ही नजर आया। फिर हाथ अचानक काले चोगे की तह में छिप गया, जैसे चोगे के नीचे वाले प्राणी ने हैरी की नजरों को महसूस कर लिया हो। और फिर नकाब के नीचे वाले प्राणी ने एक लंबी, धीमी, खरखराती सांस खींची। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा के अलावा और भी कुछ खींचने की कोशिश कर रहा था। अचानक उन सभी को बहुत ठंड लगने लगी। हैरी को लगा कि उसकी सांस सीने में ही अटक गई है। ठंड उसकी चमड़ी के नीचे तक चली गई, या उसके सीने से नीचे उसके दिल के भीतर तक चली गई। हैरी की आंखें ऊपर को चढ़ गईं। वह देख नहीं सकता था। वह ठंड के सैलाब में डूबता जा रहा था। उसके कानों में ऐसी आवाज हो रही थी जैसे पानी लहरा रहा हो। उसे लगा जैसे कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा हो। लहराते पानी का शोर लगातार ज्यादा तेज होता जा रहा था। और फिर कहीं दूर से उसने चीखने की आवाज सुनी। किसी औरत की भयानक, दहशत भरी, गिड़गिड़ाती हुई तेज चीखें। वह चीखने वाली औरत की मदद करना चाहता था। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। उसके भीतर मोटा सफेद कोहरा घुमड़ रहा था। हैरी, हैरी, तुम ठीक तो हो? कोई उसका चेहरा थपथपा रहा था। क्या? हैरी ने अपनी आंखें खोली। उसके ऊपर लालटेनें थीं और फर्श हिल रहा था। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस दोबारा चलने लगी और बत्तियां फिर से जल गई थीं। ऐसा लगता था जैसे वह अपनी सीट से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा था। रॉन और हरमाइनी घुटने के बल उसके पास बैठे थे। उनके ऊपर हैरी को नेविल और प्रोफेसर ल्यूपिन दिखाई दे रहे थे, जो उसे देख रहे थे। जब उसने अपने चश्मे को ठीक करने के लिए हाथ उठाया तो उसका जी मचलाने लगा।
उसे अपने चेहरे पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। रॉन और हरमाइनी ने उसे उसकी सीट पर दोबारा बिठा दिया। तुम ठीक तो हो? रॉन ने घबराते हुए पूछा। हाँ, हैरी ने कहा और तत्काल दरवाजे की तरफ देखा। नकाब वाला प्राणी गायब हो गया था। क्या हुआ था? वह चीज कहां है? कौन चीखा था? कोई भी नहीं चीखा, रॉन ने और भी ज्यादा घबरा कर कहा। हैरी ने रोशनी भरे कंपार्टमेंट में चारों तरफ देखा। जिनी और नेविल उसे देख रहे थे तथा दोनों का ही चेहरा पीला पड़ चुका था। लेकिन मुझे चीखें सुनाई दी थीं। एक जोरदार कड़ाक की आवाज सुनकर वे सब उछल पड़े। प्रोफेसर ल्यूपिन चॉकलेट की एक बड़ी पट्टी को छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे थे। उन्होंने हैरी को एक बड़ा टुकड़ा थमाते हुए कहा, यह लो, इसे खा लो, इससे मदद मिलेगी। हैरी ने चॉकलेट ले तो ली, लेकिन खाई नहीं। वह क्या चीज थी? उसने ल्यूपिन से कहा। दम पिशाच, ल्यूपिन ने कहा, जो अब सबको चॉकलेट बांट रहे थे। अज़्काबान के दम पिशाचों में से एक। सब लोग उन्हें घूरने लगे। प्रोफेसर ल्यूपिन ने चॉकलेट के खाली पैकेट को मुट्ठी में दबाकर मरोड़ा और अपनी जेब में डाल लिया। उन्होंने फिर कहा, इसे खा लो, इससे मदद मिलेगी। मुझे ड्राइवर से कुछ कहना है, माफ करना। वे हैरी के पास से गुजरते हुए गलियारे में ओझल हो गए। हैरी, तुम्हें यकीन है तुम ठीक हो? हरमाइनी ने हैरी को चिंता से देखते हुए पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या हुआ था? हैरी ने अपने चेहरे से एक बार फिर पसीना पोंछते हुए कहा। देखो, वह चीज दम पिशाच वहां खड़ा था और चारों तरफ देख रहा था। मेरा मतलब है, मैंने सोचा कि उसने ऐसा किया क्योंकि मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। और तुम मुझे लगा तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया है, रॉन ने कहा, जो अब भी डरा हुआ दिख रहा था। तुम अकड़ गए, अपनी सीट से गिर गए और छटपटाने लगे। हरमाइनी बोली। इसके बाद प्रोफेसर ल्यूपिन तुम्हें लांघ कर दम पिशाच की तरफ बढ़े और उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकालकर कहा, हम में से किसी ने अपने चोगे में सीरियस ब्लैक को नहीं छिपा रखा, यहां से चले जाओ। लेकिन दम पिशाच नहीं गया। इसके बाद ल्यूपिन ने कोई मंत्र बुदबुदाया और उनकी छड़ी से कोई सफेद चीज निकलकर दम पिशाच की तरफ बढ़ी। दम पिशाच तत्काल पलटा और वह एक तरह से उड़ गया। वह बहुत भयानक था, नेविल ने सामान्य से तेज आवाज में कहा। जब वह अंदर आए तो कितनी ठंड हो गई थी। मुझे बहुत अजीब लगा था, रॉन अपने कंधे उचकाते हुए परेशान आवाज में बोला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। जिनी एक कोने में दुबकी हुई थी। उसकी हालत भी हैरी जितनी ही बुरी लग रही थी। वह सुबकने लगी। हरमाइनी ने उसके पास जाकर उस पर सांत्वना भरा हाथ रखा। लेकिन तुम में से कोई भी अपनी सीट पर से नहीं गिरा? हैरी ने अजीब अंदाज में पूछा। नहीं, रॉन ने हैरी को फिर चिंता से देखते हुए कहा। जिनी पागलों की तरह कांप रही थी। हैरी को यह बात समझ में नहीं आई। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वह कांप रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह लंबे बुखार के बाद ठीक हो रहा हो। उसे शर्म भी आ रही थी। जब किसी और की हालत इतनी खराब नहीं हुई तो वह क्यों बेहोश हो गया था? प्रोफेसर ल्यूपिन वापस लौट आए। अंदर घुसते समय वे ठहरे। उन्होंने चारों तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, मैंने उस चॉकलेट में जहर नहीं मिलाया है। हैरी ने चॉकलेट का एक टुकड़ा चबाया और उसे बहुत हैरानी हुई जब उसकी उंगलियों और पैरों में अचानक गर्मी की लहर दौड़ने लगी। हम 10 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे, प्रोफेसर ल्यूपिन बोले। तुम ठीक तो हो हैरी? हैरी ने यह नहीं पूछा कि प्रोफेसर ल्यूपिन उसका नाम कैसे जानते हैं। ठीक हूं, वह शर्माते हुए बोला। बाकी बची यात्रा में ज्यादा बातें नहीं हुई। अंत में ट्रेन हॉग्समीड स्टेशन पर रुकी और सभी बाहर निकलने की जल्दी करने लगे। उल्लू बोलने लगे, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करने लगीं और नेविल का पालतू मेंढक उसके हैट के नीचे जोर से टर्राने लगा। छोटे से प्लेटफॉर्म पर बर्फीला मौसम था। बारिश बर्फ की तरह ठंडी थी।
फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इस तरफ आए। एक परिचित आवाज सुनाई दी। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने मुड़कर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर हैग्रिड की विशाल आकृति देखी। वह आतंकित दिख रहे नए विद्यार्थियों को इशारे से बुला रहा था ताकि वे नाव में बैठकर झील के पार जाएं, जैसी कि परंपरा थी। नाव से जाना हॉगवर्ट्स के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की परंपरागत यात्रा थी। तुम तीनों ठीक तो हो? हैग्रिड विद्यार्थियों की भीड़ के ऊपर से चिल्लाया। उन्होंने उसकी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके चारों तरफ के लोगों की भीड़ उन्हें प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ धकेल रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी स्कूल के बाकी लोगों के पीछे पीछे कीचड़ भरे कच्चे रास्ते पर आ गए, जहां कम से कम 100 बग्घियां बचे हुए विद्यार्थियों का इंतजार कर रही थीं। हैरी का ऐसा अनुमान था कि हर बग्घी को एक अदृश्य घोड़ा खींच रहा था, क्योंकि जब वे बग्घी के अंदर चढ़े और दरवाजा बंद किया तो बग्घी अपने आप चल दी। बग्घी के अंदर मिट्टी और घास की हल्की गंध थी। चॉकलेट खाने के बाद हैरी को अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे अब भी कमजोरी महसूस हो रही थी। रॉन और हरमाइनी उसकी तरफ कनखियों से देखते रहे, मानो उन्हें अब भी यह डर हो कि वह दोबारा गिर सकता है। गाड़ी लोहे के भव्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जिनके पास पत्थर के स्तंभ थे। इन स्तंभों के ऊपर पंख वाले सुअरों की आकृतियां थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर हैरी को नकाब पहने 2 लंबे दंपिशाच दिखे, जो दरवाजे के दोनों तरफ पहरा दे रहे थे। उसे एक बार फिर ठंड लगने लगी और उसका जी मचलाने लगा। वह अपनी सीट पर पीछे टिक गया और अपनी आंखें तब तक बंद रखीं जब तक कि उनकी बग्घी दरवाजे के पार नहीं पहुंच गई। महल तक की लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए बग्घी ने रफ्तार पकड़ ली। हरमाइनी छोटी खिड़की से बाहर झांक रही थी और बहुत से कंगूरों तथा मीनारों को पास आते देख रही थी। आखिरकार गाड़ी रुक गई और हरमाइनी तथा रॉन उसमें से बाहर उतर गए। जैसे ही हैरी ने नीचे कदम रखा, उनके कानों में एक धीमी और खुशी भरी आवाज पड़ी। तुम बेहोश हो गए थे, पॉटर? क्या लॉन्गबॉटम सच कह रहा है? तुम सचमुच बेहोश हो गए थे? मैल्फॉय हरमाइनी को कोहनी से धकाकर हैरी के ठीक सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, ताकि वह उसे महल में ले जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों पर न चढ़ने दे। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था और उसकी पीली आंखों में शैतानी चमक थी। हट जाओ मैल्फॉय! रॉन अपना जबड़ा भींचते हुए बोला। क्या तुम भी बेहोश हो गए थे, वीजली? मैल्फॉय ने जोर से कहा। क्या दम पिशाच ने तुम्हें भी डरा दिया था, वीजली? क्या कोई समस्या है? एक धीमी आवाज आई। प्रोफेसर ल्यूपिन अगली बग्घी से बाहर उतर रहे थे। मैल्फॉय ने प्रोफेसर ल्यूपिन को हिकारत भरी नजर से देखा। वह उनके दुशालों के पैबंद और उनके सूटकेस की खस्ता हालत को गौर से देख रहा था। उसकी आवाज में ताने की झलक थी जब उसने कहा, अरे नहीं प्रोफेसर। फिर वह क्रैब और गॉयल की तरफ देखकर हंसा और उनके आगे आगे महल की सीढ़ियां चढ़ गया। हरमाइनी ने रॉन को पीछे से धक्का दिया ताकि वह जल्दी चले। वे तीनों भी सीढ़ियों पर जाने वाली भीड़ में शामिल हो गए। बलूत के विशाल दरवाजे से होते हुए वे गुफा जैसे प्रवेश हॉल में पहुंचे, जहां मशालें जल रही थीं और ऊपर की मंजिलों तक जाने वाली संगमरमर की सुंदर सीढ़ियां थीं। बड़े हॉल का दरवाजा दाईं तरफ था। हैरी भीड़ के साथ इसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन अभी उसने जादुई छत को देखा ही था, जो आज रात को काली और बादल भरी थी। तभी एक आवाज आई, पॉटर, ग्रेंजर, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूं। हैरी और हरमाइनी हैरानी से घूमे। रूपांतरण की टीचर और गरुड़द्वार की प्रमुख प्रोफेसर मैगोनिगल भीड़ के सिरों के ऊपर से उन्हें बुला रही थीं। वे एक सख्त दिखने वाली जादूगरनी थीं, जो अपने बालों को कसकर जूड़े में बांधती थीं। उनकी पैनी आंखों पर चौकोर चश्मा लगा था। हैरी आशंकित होकर उनके पास पहुंचा। प्रोफेसर मैगोनिगल में उसे यह महसूस कराने की कला थी जैसे उसने कोई गलत काम किया हो। इतना चिंतित दिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऑफिस में तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूं, उन्होंने कहा। वीजली, अब तुम आगे जाओ। जब प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी और हरमाइनी को भीड़ से दूर ले गईं,
तो रॉन उन्हें घूरता रहा। वे दोनों प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ प्रवेश हॉल के पार गए, संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़े और गलियारे में चलने लगे। फिर वे उनके ऑफिस में पहुंच गए। यह एक छोटा कमरा था जिसमें धधकती आग जल रही थी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने हैरी और हरमाइनी को बैठने का इशारा किया। वे खुद अपनी डेस्क के पीछे जाकर बैठ गईं और अचानक बोलीं, प्रोफेसर ल्यूपिन ने एक उल्लू से यह खबर पहले ही भिजवा दी थी कि तुम ट्रेन में बीमार पड़ गए हो, पॉटर। हैरी जवाब दे पाए इससे पहले ही दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और मैट्रन मैडम पॉम्फ्री तेजी से अंदर आईं। हैरी को अचानक महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ रहा है। इतना ही काफी था कि वह बेहोश हो गया था। सब लोगों को इस बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी। मैं ठीक हूं, उसने कहा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम हो? मैडम पॉम्फ्री ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा और उसे गौर से देखने के लिए झुकी। तुम फिर कोई खतरनाक काम कर रहे होगे। दम पिशाच था, पॉपी, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। उन्होंने रहस्यमय अंदाज में एक दूसरे को देखा। दम पिशाचों को स्कूल के आसपास रखना, मैडम पॉम्फ्री असंतुष्ट स्वर में बुदबुदाई। हैरी के बालों को पीछे धकाया और उसका माथा छूकर देखा। बेहोश होने वाला यह आखिरी बच्चा नहीं होगा। हाँ, वह चिपचिपा है। दम पिशाच बहुत भयानक होते हैं। उन लोगों पर तो उनका और भी ज्यादा असर होता है जो पहले से ही नाजुक। मैं नाजुक नहीं हूं, हैरी ने तत्काल कहा। जाहिर है तुम नहीं हो, मैडम पॉम्फ्री ने उधेड़-बुन में कहा। वे अब उसकी नब्ज देख रही थीं। उसे किस चीज की जरूरत है? प्रोफेसर मैगोनिगल ने तपाक से पूछा। अस्पताल में आराम की। शायद उसे आज रात को अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। मैं ठीक हूं, हैरी ने उछलते हुए कहा। उसे यह सोचकर ही बहुत यातना हो रही थी कि अगर वह अस्पताल में भर्ती हो गया तो ड्रेको मैल्फॉय क्या कहेगा। कम से कम उसे कुछ चॉकलेट तो खाना ही चाहिए, मैडम पॉम्फ्री ने कहा, जो अब हैरी की आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थीं। मैंने पहले ही खा ली है, हैरी बोला। प्रोफेसर ल्यूपिन ने मुझे चॉकलेट दी थी। उन्होंने हम सबको चॉकलेट दी थी। अच्छा, मैडम पॉम्फ्री ने प्रशंसा के भाव से कहा। तो आखिरकार हमें गुप्त कलाओं से रक्षा का एक ऐसा टीचर मिल गया है जो अपना काम अच्छी तरह से जानता है। प्रोफेसर मैगोनिगल ने सख्ती से पूछा। तुम्हें यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पॉटर? हां, हैरी ने कहा। बहुत अच्छा, अब बाहर जाकर थोड़ी देर इंतजार करो। मुझे मिस ग्रेंजर से उनके टाइम टेबल के बारे में बातचीत करनी है। फिर हम साथ साथ दावत में चलेंगे। हैरी मैडम पॉम्फ्री के साथ गलियारे में गया, जो बड़बड़ाती हुई अस्पताल की तरफ चल दी। उसे सिर्फ कुछ मिनट ही इंतजार करना पड़ा। फिर हरमाइनी बहुत खुश होकर बाहर निकली और उसके पीछे प्रोफेसर मैगोनिगल भी थीं। वे तीनों संगमरमर की सीढ़ी से नीचे उतरकर बड़े हॉल में पहुंच गए। नुकीली काली टोपियों का समुद्र था। चारों लंबी हाउस टेबलों के पास विद्यार्थी लाइन बनाकर खड़े हुए थे। उनके चेहरे हजारों मोमबत्तियों की रोशनी में चमक रहे थे, जो टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थीं। सफेद बालों वाले नाटे प्रोफेसर फ्लिटविक एक पुरानी टोपी और 3 पैरों वाले स्टूल को हॉल से बाहर ले जा रहे थे। ओह, हरमाइनी ने धीमे से कहा, हम चुनने की रस्म नहीं देख पाए। हॉगवर्ट्स में आने वाले नए विद्यार्थियों को बोलती टोपी पहनना पड़ती थी, जो यह तय करती थी कि उन्हें किस हाउस में भेजा जाना चाहिए, गरुड़द्वार, चीलघात, मेहनतकश या नागशक्ति। प्रोफेसर मैगोनिगल स्टाफ टेबल पर अपनी खाली सीट की तरफ चली गईं। हैरी और हरमाइनी दूसरी दिशा में गरुड़द्वार की टेबल की तरफ चुपचाप चल दिए। जब वे हॉल के पीछे से उस तरफ जा रहे थे तो विद्यार्थियों ने उन्हें देखा और कुछ ने तो हैरी की तरफ इशारा भी किया। वह सोचने लगा, क्या उसके दमपिशाच के सामने बेहोश होने की बात इतनी तेजी से फैल गई है? हैरी और हरमाइनी रॉन के आजू बाजू बैठ गए, जिसने उनके लिए जगह रोक रखी थी। किस लिए बुलाया था? उसने हैरी से बुदबुदाकर पूछा। हैरी ने फुसफुसाकर बताने की कोशिश की, लेकिन तभी हेडमास्टर बोलने के लिए खड़े हो गए, इसलिए वह रुक गया। हालांकि प्रोफेसर डंबलडोर बहुत बूढ़े थे,
लेकिन उन्हें देखकर हमेशा असीम शक्ति का आभास होता था। उनके कई फुट लंबे चांदी जैसे बाल और दाढ़ी थी। वे आधे चांद के आकार का चश्मा लगाते थे और उनकी नाक बहुत मुड़ी हुई थी। उन्हें लोग इस युग का सबसे महान जादूगर मानते थे, लेकिन हैरी इस वजह से उनकी इज्जत नहीं करता था। उसे एल्बस डंबलडोर पर विश्वास था, और जैसे ही हैरी ने डंबलडोर को विद्यार्थियों की तरफ खुशी से मुस्कुराते हुए देखा, तो दंपिशाच से मुठभेड़ के बाद उसे पहली बार शांति महसूस हुई। स्वागत है, डंबलडोर ने कहा, और मोमबत्तियों की रोशनी में उनकी दाढ़ी चमक रही थी। हॉगवर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे आपसे कुछ बातें कहनी हैं, और चूंकि उनमें से एक बहुत गंभीर है, इसलिए मैं सोचता हूं कि इसे सबसे पहले बता दूं, इससे पहले कि आप दावत खाने के बाद सुस्त हो जाएं। डंबलडोर ने अपना गला साफ किया और आगे कहा, जैसा कि आप सब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की तलाशी के बाद से जानते होंगे, अज़्काबान के दंपिशाच इस समय हमारे पूरे स्कूल की पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें जादू मंत्रालय ने यहां तैनात किया है। वे ठहरे और हैरी को मिस्टर वीजली की याद आ गई कि डंबलडोर इस बात से खुश नहीं है कि दंपिशाच स्कूल की पहरेदारी करें। दंपिशाच स्कूल के हर प्रवेश द्वार पर तैनात हैं, डंबलडोर ने आगे कहा, और जब तक वे यहां हैं तब तक कोई भी बिना इजाजत के स्कूल न छोड़े। दंपिशाचों को चालाकी से या छिपकर या अदृश्य चोगा पहनकर मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, उन्होंने आगे कहा, जिसे सुनकर हैरी और रॉन एक दूसरे को देखने लगे। दया करना या माफ करना दंपिशाचों की आदत नहीं होती, इसलिए मैं आप सभी को यह चेतावनी देता हूं कि आप उन्हें ऐसा करने का कोई कारण न दें जिससे वे आपको नुकसान पहुंचा सकें। मैं प्रीफेक्ट्स और हमारे नए हेड बॉय तथा हेड गर्ल से उम्मीद करता हूं कि वे किसी भी विद्यार्थी को दंपिशाच के रास्ते में नहीं आने देंगे। हैरी से कुछ सीट दूर बैठे पर्सी ने एक बार फिर अपना सीना फुलाकर गर्व से चारों तरफ देखा। डंबलडोर एक बार फिर ठहरे। वे बहुत गंभीरता से हॉल में चारों तरफ देख रहे थे। इस दौरान न तो कोई हिला, न ही किसी ने आवाज की। अब अच्छी खबर सुनाता हूं, उन्होंने आगे कहा। मुझे इस साल 2 नए टीचर्स का स्वागत करने में खुशी हो रही है। सबसे पहले तो प्रोफेसर ल्यूपिन, जो गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के खाली पद को भरने के लिए कृपापूर्वक तैयार हो गए। सिर्फ कुछ लोगों ने ही बेमन से तालियां बजाईं, लेकिन उन लोगों ने जमकर तालियां बजाईं जो प्रोफेसर ल्यूपिन के साथ उनके कंपार्टमेंट में बैठे थे। हैरी उनमें से एक था। सबसे अच्छे कपड़े पहने बाकी टीचर्स के पास बैठने के कारण प्रोफेसर ल्यूपिन के कपड़े और भी खराब दिख रहे थे। स्नेप की तरफ देखो, रॉन ने फुसफुसाकर हैरी के कान में कहा। जादुई काढ़े के टीचर प्रोफेसर स्नेप स्टाफ टेबल पर प्रोफेसर ल्यूपिन को घूर रहे थे। सब जानते थे कि स्नेप गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे नफरत करने वाला हैरी भी उस भाव से चौंक गया जो इस समय उनके दुबले पीले चेहरे पर दिख रहा था। यह गुस्से से भी ज्यादा बुरा भाव था। यह घृणा थी। हैरी इस भाव को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि स्नेप जब भी हैरी को देखते थे तो उनके चेहरे पर यही भाव रहता था। जब प्रोफेसर ल्यूपिन के स्वागत में बजने वाली छुटपुट तालियां रुक गईं, तो डंबलडोर बोले, अब हमारे दूसरे नए टीचर के बारे में। अफसोस की बात है कि जादुई प्राणियों की देखभाल के टीचर प्रोफेसर कैटलबर्न पिछले साल के अंत में रिटायर हो गए, ताकि वे बचे खुचे समय में अपने बचे हुए अंगों का आनंद ले सकें। बहरहाल मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उनकी जगह पर और कोई नहीं बल्कि रूबियस हैग्रिड आ रहे हैं, जो अपने गेम कीपिंग के कर्तव्य के अलावा पढ़ाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी स्तब्ध थे।
उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वे तालियां बजाने लगे। गरुड़द्वार की टेबल पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थीं। हैरी हैग्रिड को देखने के लिए आगे झुका। हैग्रिड का चेहरा लाल पड़ गया था और वह अपने बड़े हाथों को घूर रहा था। उसकी चौड़ी मुस्कान उसकी काली दाढ़ी में छिप गई थी। हमें पता होना चाहिए था, रॉन ने टेबल पर मुक्का मारते हुए गरजा। काटने वाली किताब कोर्स में और कौन रखेगा? हैरी, रॉन और हरमाइनी ने सबसे अंत में तालियां बजाना बंद की। जब प्रोफेसर डंबलडोर ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हैग्रिड टेबल क्लॉथ से अपनी आंखें पोंछ रहा था। मुझे लगता है असली महत्व की बातें यही हैं, डंबलडोर ने कहा। अब दावत शुरू करें। उनके सामने रखी सुनहरी प्लेटों और प्यालों में अचानक खाने पीने की चीजें आ गईं। हैरी को अचानक भूख लगने लगी। वह जितना ले सकता था उसने लिया और खाने में जुट गया। दावत के सभी व्यंजन बहुत जायकेदार थे। हॉल में बातों, हंसी और छुरी कांटे की आवाजें गूंज रही थीं। बहरहाल रॉन और हरमाइनी चाहते थे कि दावत जल्दी खत्म हो जाए ताकि वे हैग्रिड से मिल सकें। वे जानते थे कि उनके लिए टीचर बनना कितना मायने रखता था। हैग्रिड पूरी तरह योग्य जादूगर नहीं था। उसे हॉगवर्ट्स में 3rd ईयर में एक ऐसे अपराध के लिए निकाल दिया गया था जो उसने किया ही नहीं था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने पिछले साल ही हैग्रिड के नाम पर लगे कलंक को धोया था। आखिरकार कद्दू की कचौड़ी से बने हुए कौर सुनहरी प्लेटों से गायब हो गए। इसके बाद डंबलडोर ने कहा कि अब सबके बिस्तर पर जाने का वक्त हो गया है। उस समय उन्हें मौका मिल गया। टीचर्स की टेबल के पास पहुंचकर हरमाइनी चहकी, बधाइयां हैग्रिड। सब तुम तीनों की बदौलत हुआ है, हैग्रिड ने रुमाल से अपने चमकते चेहरे को पोंछते हुए कहा। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। डंबलडोर महान है। जब प्रोफेसर केटलबर्न ने जाने की बात की तो डंबलडोर सीधे हमारे पास आए। हम हमेशा से यही चाहते थे। भाव विहल होकर उसने रुमाल में अपना चेहरा छिपा लिया और प्रोफेसर मैगोनेगल ने उन्हें वहां से भगा दिया। हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़द्वार के बाकी बच्चों के साथ संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वे बहुत थके हुए थे। फिर वे गलियारों से होकर गुजरे और कई सीढ़ियां चढ़े। आखिरकार वे गरुड़द्वार के छिपे हुए प्रवेश द्वार के सामने आ गए। गुलाबी पोशाक में एक मोटी औरत की बड़ी तस्वीर ने उनसे पूछा, पासवर्ड? आ रहा हूं, पर्सी भीड़ के पीछे से चिल्लाया। नया पासवर्ड है मोटी किस्मत। ओह नहीं, नेविल लॉन्गबॉटम ने दुखी होकर कहा। पासवर्ड याद करने में उसे हमेशा दिक्कत होती थी। वे तस्वीर के छेद से निकलकर हॉल के पार गए। इसके बाद लड़कियां और लड़के अपनी अलग अलग सीढ़ियां चढ़ने लगे। हैरी गोलाकार सीढ़ी पर चढ़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था। वह यहां वापस लौटकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। वे अपने परिचित गोलाकार कमरे में पहुंचे जिसमें 5 मसहरीदार पलंग लगे थे। हैरी ने चारों तरफ देखा और उसे महसूस हुआ जैसे आखिरकार अब वह अपने घर लौट आया है।